देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी हेतु आज रोहतक में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। बैठक में बड़ौदा चुनाव प्रभारी कृषि मंत्री जेपी दलाल, प्रदेश महामंत्री सांसद संजय भाटिया, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, सोनीपत के जिला अध्यक्ष विधायक मोहनलाल बड़ोली और अन्य भाजपा वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ओपी धनखड़ ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती है। यह चुनाव तो भाजपा के लिए अवसर है। जींद उपचुनाव की तरह भाजपा इस चुनाव को जीतकर इतिहास रचेगी। 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई है। बड़ौदा हल्के में 54 गांव हैं। हर नेता 2 गांव में आज वहाँ सभा करेगा और बड़ौदा के विकास का मुद्दा, बड़ौदा कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक परिदृश्य, उस सारे पर आज लोगों के बीच में जाके चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से बड़ौदे के विकास का जो भविष्य का ब्लूप्रिंट है, कैसे बड़ौदा आगे बढ़ेगा। 4 वर्षों तक खजाने की चाबी जो बीजेपी के पास है, क्योंकि बाकी दलों के पास केवल वाणी सेवा है, 4 वर्षों तक कोई विकास के काम वो करा नहीं सकते। तो उस नाते से उस विमर्श के लिए, उस संवाद के लिए, गपशप के लिए, बातचीत के लिए आज हमने 27 बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है, जो 54 के 54 गाँव को आज के दिन ही कवर करेंगे। आज शाम को मैं मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय मांगा हुआ है, बड़ौदा की टिकट को लेकर ही मांगा हुआ है। जो उनसे हमारी मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद ये जो टिकट वितरण वाला विषय है ये आगे बढ़ जाएगा। और हमने अपने सलाह मशवरे के लिए भी जेपी दलाल जी को, वहाँ के सांसद रमेश कौशिक जी को, हमारे जिला अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को और संजय जी जो वहाँ के प्रभारी हैं उनको, इन सब को भी हमने आज शाम को दिल्ली तलब किया है कि आप लोग भी हमारे सलाह मशवरे के लिए वहाँ उपस्थित रहें। तो उस नाते से मुझे लगता है कि आज इस विषय पर हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। धनखड़ साहब, एक चर्चा ये आई थी कि ये कहा जा रहा था कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे होगा, तो क्या ये उम्मीद है कि कोई जेजेपी का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ सकता है? अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर केसी बांगड़ का नाम आ रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहा है, बीजेपी में टिकट मिलेगा। देखिए, चुनाव गठबंधन लड़ेगा ये तो स्वाभाविक है, गठबंधन की सरकार है, चुनाव गठबंधन लड़ेगा, लेकिन उम्मीदवार जो है वो कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी का होगा। अच्छा, केसी बांगड़ के शामिल होने की अटकलें हैं, क्या वाकई में वो ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा के अंदर? नहीं, मेरे पास अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं, मेरे पास अभी ये जानकारी नहीं है। क्या अध्यक्ष जी योगेश्वर 10 से भी बड़ा कद है किसी और का? क्योंकि महज 6000 समथिंग वोटों का ही डिफरेंस रहा था और जेजेपी का अलग कैंडिडेट था। इतना बड़ा प्रोफाइल अगर चेंज होता है तो क्या पार्टी के लिए आघात नहीं होगा ये? देखिए, उम्मीदवार का तय होने की पार्टी की अपनी एक पद्धति है और उसका विमर्श करने का, संवाद का, चर्चा का अपना एक तरीका है। एक फीडबैक हमने अपनी प्रदेश की चुनाव समिति में लिया है और अगला फीडबैक वहाँ जो ऑपरेट कर रहे हैं उन साथियों के साथ आज हम बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ से विचार विमर्श होने के बाद ही निर्णय होते हैं, तो जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। धनखड़ साहब, एक सवाल ये है कि अभी तक वहाँ पे इनेलो का प्रत्याशी जीता है या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता है, तो क्या इतनी बड़ी चुनौती मानते हो? क्या आप उस चीज़ को अब दरकिनार? देखिए, 2014 में हमारी सरकार बनी, बहुत सारी सीटें हम पहली बार ही जीत कर आए थे। ज़िंदगी में बहुत बातें कई बार पहली बार ही होती हैं। हम कई सारे तो पहली बार में ही मुख्यमंत्री भी बन गए और मंत्री भी बन गए। इसलिए पहली बार कोई ऐसा विषय नहीं होता कि पहली बार, कभी ना कभी तो पहली बार होता ही है। आपने भी ज़िंदगी में कभी पहली बार साइकिल चलाई होगी, कभी पहली बार मोटरसाइकिल चलाई होगी, तो उस नाते से बहुत सारे विषय पहली बार पर भी होते हैं। और बड़ौदा के लोग अब विकास चाहते हैं
और उनका मन उस प्रकार का है। जहाँ तक आप चुनौती की बात करते हो, चुनौती तो ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये उनकी सीट थी वर्षों तक, उनका लिटमस टेस्ट है। हमारे लिए तो ये एक जैसे जींद की सीट लोकदल की थी, एक अवसर के रूप में आई थी। हमारे लिए तो ये अवसर के रूप में उपस्थित हुई है और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि में बदले। अच्छा, जो तीन जो कृषि कानून के विरोध के बीच की पोर्टल जो आपने खोला है, निश्चित तौर पर वो किसानों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, जिनका फसल बाकी बचती निश्चित तौर पर वो बेच सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं धनखड़ साहब ये बात सुनने में आ रही है कि पोर्टल पे कुछ फर्जी लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और वो दिन रात लग के मतलब जो है ना सब मुनाफा की ताक में। देखिए, एक बात आपने अच्छी बात कही है कि पोर्टल किसानों की सुविधा के लिए है और पोर्टल इसलिए खोले गए हैं कि हमारे यहाँ हमारे किसानों के अनाज की खरीद हो, बाहर से लाए हुए अनाजों की खरीद खास करके बाजरे की वो ना हो, क्योंकि हमारे किसान को हम पैसा देना चाहते हैं। क्योंकि अड़ोस पड़ोस का राज्य जैसे कांग्रेसी स्टेट रूलिंग स्टेट है राजस्थान, वो बाजरा नहीं खरीद रही। हमारे पंजाब में भी बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, बाजरा केवल हम खरीद रहे हैं। तो हम खरीद रहे हैं तो हमारा जो बाजरे का किसान है उसको पैसा देना चाहते हैं। इसलिए कोई बाहर से ला के और उस प्रकार का पंजीकरण करा के उसका रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा लाए हैं कि सभी तरह की जांच परख के बाद ही हमारे अपने किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए। और ये कोई उस प्रकार की, मैं कहूँगा कि कोई अपने व्यापार के लिए बाहर से लाकर या बिक्री करके उस प्रकार की सरकार के पैसा उस प्रकार से बाहर के उसमें ना जाए या किसी के बिजनेस पर्पज में ना जाए। किसानों को जो देना चाहते हैं वो किसानों की जेब में जाए और इसीलिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी की गई। धनखड़ जी, जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं लगातार, क्योंकि बड़ौदा जो हल्का है मैक्सिमम रूरल एरिया है, किसान वहाँ पर ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि एक चुनौती वहाँ पर है, किसान अभी भी विरोध कर रहे हैं? देखिए, बड़ौदा में हजारों हजार किसान, आप सबने भी देखा, दलाल साहब भी थे, मैं भी था, मोहन लाल कौशिक भी थे और पूरे प्रदेश का मीडिया भी था। किस तरह से ट्रैक्टरों पर सवार होके बीजेपी के झंडे लगा के मोदी जी की जय बोलते हुए और किसान धन्यवाद यात्रा करने के लिए आया था। और उस किसान धन्यवाद यात्रा में 6 बातों के लिए उन्होंने धन्यवाद किया कि आप जो खरीद करा रहे हो एमएसपी पे, ये कांग्रेसी तो झूठ बोल रहे थे, खरीदी नहीं होगी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अगली फसल का एमएसपी घोषित कर दिया, बढ़ा के कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने 6-6 हज़ार रुपये सीधे हमारे खाते में दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देने शुरू किए, ये कांग्रेसी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों तले दबाए बैठे थे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फसल बीमा शुरू करा के और एक बड़ी रकम हमारे खातों में पहुंचवा दी, अब तो ये लगभग 3000 करोड़ के नज़दीक पहुंचने को हो रही है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पैसे और लगाएंगे तो ये जाके मुझे लगता है 5700 करोड़ पहुंचने वाली है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इन सब बातों के लिए, और 3 जो नए कानून आप ले आए, डायरेक्ट मार्केटिंग, चाहे खेत से बेचो, चाहे घर से बेचो, चाहे अपने खलियान से बेचो, उसका भी रास्ता खोल दिया, इसका धन्यवाद हजारों हजार किसानों ने सब्जी मंडी गोवाना में इकट्ठे होकर आपके सामने किया है। किसान जो है वहाँ का खुश है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इतने अच्छे, क्योंकि इन्होंने तो कभी मनमोहन के राज में फुट्टी कोड़ी भी नहीं दी है, तो बात वाड़े हैं, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं की। किसान को एक एक बात पता है, किसान बहुत समझदार है हमारा। 6-6 हज़ार रुपये पहली बार उसके खाते में आए हैं। राहुल के पिताजी तो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। इनके पिताजी ने खुद कहा हुआ है मीडिया के सामने। अब मोदी जी 2000 बेचते हैं तो 2000 आते हैं। तो ये जो खेती, फिर 340 गन्ने का भाव पूरे भारत में सबसे ऊंचा, उसी साल में पेमेंट पंजाब में 310 से दिला दो ना हुड्डा साहब जाके, और पेमेंट करा दो, 2-2 साल की पड़ी रहती है। ये प्रो फार्मर है बीजेपी, और ये प्रो फार्मर सरकार है। सबसे अच्छी देश में प्रोक्योरमेंट है, यहाँ सभी अनाजों की प्रोक्योरमेंट यहाँ है, और सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए करती है। अड़ोस पड़ोस में कहीं भी नहीं हो रही, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। आप करो ना कवर बाजरा, कांग्रेस की सरकार नहीं, कराओ ना राजस्थान में खरीद, कराओ पंजाब में, बात करो कांग्रेसियों को। एक सवाल है, पूरा आंदोलन खत्म हो सकता है अगर आप बिल में एक लाइन लिख दें कि एमएसपी लागू रहेगा और जो इससे नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। उस एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है जब सबका मुंह बंद हो? मुझे लगता है कि आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये बात बहुत ही स्पष्टता के साथ जानी चाहिए। मैं आपके सामने ये बात साझा कर रहा हूँ और इसको आप अच्छे से दिखाना। अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं,
बाजरे का भाव 2150 रुपये सरकारी खरीद हो रही है। जब ये बाजरे की खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरे का भाव ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। और कुछ किसान ये सोच कर रख सकते हैं कि भाई शायद बाद में महंगा हो जाए, हम अपने घर में रख ले रहे हैं। लेकिन बाजरा सरकार इसलिए खरीद रही है कि किसान को कम भाव है तो उससे ज़्यादा भाव मिलते हुए उसकी आमदनी बढ़े। 600-700 रुपये का गैप है तो उसकी जेब में वो पैसे जाएं। लेकिन जब हम बाजरा वापस बेचेंगे तो बाजरे की मार्केट डाउन आ जाएगी। और उस समय जब बाजार में बाजरा सस्ता है तो किसी निजी व्यापारी को आप विवश नहीं कर सकते कि बाजार की बजाय वो किसान का बाजरा खरीदे 2150 के भाव में। वो कहेगा भाई मंडी में अगर मुझे 1200 मिल रहा है, मंडी में अगर मुझे 1500 मिल रहा है तो मैं 2150 में क्यों लेऊंगा आपका। यही सरसों पर बढ़ेगी। तो इसके कारण से यह बात कहने में मुझे भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके हालात क्या बनेंगे तो उसमें से ये बात लिखने के बाद अगर किसी के घर उसी ने सरसों रख ली, किसी के घर किसी ने बाजरा रख लिया, तो सरकारी खरीद होने के बाद अगर ट्रेड डाउन आए तो उसको खरीदार ही अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा सर, अनलॉक 5 स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। सरकार की क्या रणनीति रहेगी? रेल भी बंद है, बसेस भी कुछ चल रही हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने की वजह से बहुत लोगों को दिल्ली के आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या रणनीति रहेगी अनलॉक 5 में? कितने लिबरल होगा, कितना छूट मिलेगी, किस तरह से रहेगी? देखिए, सने सने करके सब चीज़ें खुल रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में और बेहतरी के साथ लोगों की सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।